नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 10-12 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो कर्नाटक का किंग कौन, ये एक बड़ा सवाल है। मोटे तौर पर कर्नाटक की जनता तय कर चुकी है कि किसे सत्ता में लाना है और किसे सत्ता से हटा देना है, और इसकी अब औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। 13 मई को बस घोषणा होनी बाकी है, ऐसा कहा जा रहा है। मेरी कर्नाटक में कुछ पत्रकारों से बात हुई तो कुछ पत्रकारों ने कहा कि साहब, कांग्रेस के पक्ष में कोई लहर नहीं दिख रही, लेकिन एक अंडर करंट है और वो अंडर करंट पकड़ में नहीं आ रहा है। यानी लहरें ऊपर नहीं उठ रही, पानी के नीचे लहरें उठ रही हैं और लहरें गिन नहीं पा रहे हैं पत्रकार। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब, बाउंड्री वॉल पर एक पैर इधर और एक पैर इधर रख कर बैठ जाओ वाला हिसाब है कि इस तरफ पलड़ा झुका तो इस तरफ कूद जाएंगे, इस तरफ पलड़ा झुका तो इस तरफ कूद जाएंगे। तो क्या कुल मिलाकर ऐसा है? या फिर एक लाइन में मैं कह दूं, चलिए 2 मिनट 3 मिनट बाद कहूँगा। तो कुल मिलाकर ये लहरें गिनने का काम आज हम करते हैं। तो 5 तरह की लहरें हैं, 5 तरह का लहरें हैं जिससे अंडर करंट तय होगा कि वो अंडर करंट कांग्रेस के पक्ष में है या नहीं है। 5 सी हैं। सी, अब ऐसे सी से कोई एक दूसरा मतलब भी आप लोग निकाल लेते हैं, और मैं उस मतलब पे नहीं जाना चाहता। आप समझदार हैं, आप समझ गए होंगे। तो 5 सी हैं जिस पर चुनाव कांग्रेस का पूरा सिमट कर रह गया है। पहला सी है कैंडिडेट। बहुत सी जगह कर्नाटक में चुनाव कैंडिडेट टू कैंडिडेट हो रहा है, यानी लोग अपने कैंडिडेट को देख रहे हैं। उत्तर भारत की तरह नहीं है जहां पर नेशनल आइकन्स के हिसाब से लोग चीज़ें तय करते हैं। कर्नाटक में क्षेत्रीय आइकन्स होते हैं, क्षेत्रीय छत्रप होते हैं। जैसे येद्रप्पा हो गए, जैसे सिद्धारमैया हो गए, जैसे शिव कुमार हो गए, जैसे बोमई हो गए, जैसे जेडीएस के कुमारास्वामी हो गए, जैसे देवेगौड़ा हो गए, आदि आदि आदि। नीचे के स्तर पर ये जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सेवागी और यहाँ तक पहुँच जाता है मामला। तो कैंडिडेट, तो लोग कैंडिडेट देख रहे हैं। अब कैंडिडेट्स में चक्कर क्या है कि कांग्रेस को करीब 8-9 जगह बागी कैंडिडेट्स का सामना करना पड़ रहा है, बीजेपी को 12-13 जगह बागी कैंडिडेट्स का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस कर्नाटक में वैसे कैंडिडेट्स का इधर उधर जाना आम बात है। 224 की विधानसभा है और मौजूदा विधानसभा में हर 6 में से एक उम्मीदवार ऐसा है जिसने पिछले 5 साल में एक से ज़्यादा पार्टी का प्रतिनिधित्व किया है, यानी एक से ज़्यादा बार वो पाला बदल चुका है। फिर कैंडिडेट्स में चुनाव इस रूप में भी उलझा है कि कांग्रेस की बात करें तो सिद्धारमैया के कुछ कैंडिडेट्स हैं, डीके शिव कुमार के कुछ कैंडिडेट्स हैं, बीजेपी की बात करें तो येदियुरप्पा के कुछ कैंडिडेट्स हैं, बोमई मुख्यमंत्री के कुछ कैंडिडेट्स हैं, और फिर बीएल संतोष। ब्राह्मण वर्सेस लिंगायत भी कुछ लोग कहते हैं, इसकी विवेचना किसी और दिन करेंगे। जो संगठन महासचिव हैं उनके भी कैंडिडेट्स हैं। तो इन सब में थोड़ी सी रसाकशी है जो कुछ फील हो रही है। तो ये एक सी, पहला सी डिसाइड करेगा। दूसरा सी है कास्ट, जाति। कर्नाटक में आप अच्छी तरह जानते हैं, कास्ट के हिसाब से देखा जाए तो लिंगायत 16-17% हो गए, वोकालिगा 12-13% हो गए, और इसके अलावा मुसलमान 12-13%, कुछ लोग कहते हैं 14%, और ईसाई 2-3% मिल जाते हैं इनके साथ। फिर SC ST करीब 32%, इसमें से 7-7.5% कुर्बा हो गए। फिर दलित हैं 17%, आदिवासी हैं 7%, और मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि लिंगायत मोटे तौर पर बीजेपी के साथ है। वोकालिगा में फ्रैक्शन है, लेकिन जेडीएस को का फेवर थोड़ा सा ज़्यादा लिया जा रहा है। सवर्ण जातियां बहुत कम हैं, वो बीजेपी के साथ है। कुर्बा कांग्रेस के साथ है, मुसलमान कांग्रेस के साथ है, ईसाई कांग्रेस के साथ है। दलितों में एक बड़ा वर्ग कांग्रेस के साथ है, कुछ दूसरा अहिंदा के चक्कर में कुछ बीजेपी के साथ है। और इसी कास्ट कम्बिनेशन को बीजेपी ने अपनी तरफ से विस्तार देने की कोशिश की है आरक्षण की नई नीति के हिसाब से। तो इसका कितना असर होगा ये आज की तारीख में कहना मोटे तौर पर बड़ा मुश्किल बताया जा रहा है। लोकल पत्रकार भी इसकी था नहीं ले पा रहे हैं कि आरक्षण का अंडर करंट
क्या बीजेपी को लाभ पहुंचाएगा या लाभ नहीं पहुंचाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। तीसरा सी है, आप समझ गए, करप्शन। तीसरा सी करप्शन 40%। चुनाव आयोग बधाई का पात्र है। बधाई का पात्र इसलिए है कि कुछ तो किया, कुछ नोटिस तो जारी किया। दरअसल बीजेपी शिकायत लेकर पहुंच गई कि साहब कांग्रेस के लोगों ने अखबारों में करप्शन का रेड कार्ड छाप दिया है कि मुख्यमंत्री के 2,500 करोड़ और मंत्री के 500 करोड़ और एसपी पुलिस के 15 लाख रुपए और 15 करोड़, कांस्टेबल के 10 लाख रुपए, आदि 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 आदि। तो चुनाव आयोग ने पूछा है कांग्रेस से कि साहब आपके रेड कार्ड का आधार क्या है। ये दावे प्रति दावे, जुमलेबाजी, बयानबाजी, बड़बोलापन, ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं, लेकिन कांग्रेस की पर ही नज़र गई चुनाव आयोग की। चलिए, करप्शन का ये रेड कार्ड गांव-गांव तक, नीचे ढाणी ढाणी तक, कस्बे कस्बे तक पहुंच चुका है और करप्शन से लोग परेशान हैं। करप्शन से ही बेरोजगारी भी सीधी सीधी तौर पर जुड़ जाती है। तो ये करप्शन एक बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री भी इसे समझ रहे हैं, तभी कांग्रेस ने 40% करप्शन की बात की तो प्रधानमंत्री जी ने राजीव गांधी के टाइम की 85% करप्शन की याद दिला दी। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई क्या ऐसा कहकर आप 85% करप्शन की बात कह के क्या 40% करप्शन को जायज़ ठहराना चाहते हैं, या आप मानकर चल रहे हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के प्रति आपकी सरकार का नहीं रहा, जैसा कि वादा आपने किया था। कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस भी 40% करप्शन की बात कर रही है, लेकिन 85% करप्शन को भूल गई है। हालांकि उस 85% करप्शन में 85 पूरा नहीं होता था, उसमें 15 पैसे, 20 पैसे, 1 रुपये में से करीब करीब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस में चले जाते थे। तो राजीव गांधी का इशारा उस तरफ भी था कि केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसे, 15 पैसे ही गांव तक पहुंचते हैं। इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो बीजेपी कर रही है उससे कुछ फ़ायदा हुआ है, इस बात को हमें इनकार नहीं करना चाहिए। चौथा फैक्टर है कोस्टल कर्नाटक। कोस्टल कर्नाटक चौथा सी है। इस सी में मैं हिंदू, मुसलमान, हिजाब, हलाला, बजरंगबली, द केरला स्टोरी, तमाम चीज़ों को शामिल कर देता हूँ, क्योंकि कोस्टल कर्नाटक में यूँ तो 19 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को पिछली बार शायद 16 सीटें या 17 सीटें मिली थी। लेकिन यहाँ पर हिंदू मुस्लिम इस कोस्टल कर्नाटक में होता रहा है। श्री राम सेना भी यहाँ एक्टिव रही है, जिसके प्रमोद मलिक ने इस समय अपनी अलग कैंडिडेट खड़े किए हैं और बीजेपी को भ्रष्ट पार्टी बता रहे हैं। और दूसरी बात है कि संघ का भी यहाँ काम रहा है। तो ये धर्म, रिलीजियन, ये कितना बड़ा फैक्टर साबित होगा, ये भी डिसाइड करेगा अंडर करंट, हवा, लहर, तमाम चीज़ों को लेकर। पांचवा सी है सिलेंडर। ये सिलेंडर चुनाव हो गया है, यानी गैस का सिलेंडर। कांग्रेस ने कहा है कि गैस के सिलेंडर को लेकर कि 1100 रुपये का सिलेंडर कर दिया, इतनी महंगाई कर दी। बीजेपी कह रही है कि साल में 3 सिलेंडर मुफ्त में दिए जाएंगे। कांग्रेस बीपीएल लोगों को सिलेंडर देने की बात सस्ते में कर रही है। राजस्थान में भी उन्होंने 500 रुपये में दिया है। तो कुल मिलाकर ये सिलेंडर हो गया है। और ये सिलेंडर फैक्टर जो है सी, ये पांचवा सी, ये करप्शन के साथ मिलकर कोस्टल पर भी हावी हो गया है और कास्ट पर भी हावी हो गया है और कहीं कहीं कैंडिडेट पर भी हावी हो गया है। तो ऐसे में क्या ये सिलेंडर निर्णायक फैक्टर रहने वाला है कर्नाटक के चुनाव में? ये अपने आप में देखना दिलचस्प रहेगा। ये महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो 5 सी की हमने बात कर ली। अब आप कहेंगे कि मैं शुरू में कह रहा था एक लाइन में कर्नाटक का चुनाव समझाया जा सकता है। बिल्कुल समझाया जा सकता है। हो सकता है मैं गलत साबित हूँ, लेकिन मुझे जो मेरी जनता से बात हुई, लोगों से बात हुई कर्नाटक में, फ़ोन पर बात हुई है, पत्रकारों से भी बात हुई है, उसके आधार पर कह रहा हूँ कि मोटे तौर पर लोगों का कहना है कि कर्नाटक की जनता तय कर चुकी है सिद्धारमैया राज्य में और नरेंद्र मोदी केंद्र में। अब इस पर बहस मैं आप पर छोड़ता हूँ। मैं इससे सहमत हूँ या सहमत नहीं हूँ, या कहाँ तक सहमत हूँ, इस पर मैं बात करूँगा कल। थोड़ी सी उत्सुकता बनाए रखते हैं दोस्तों।
चलिए, मेरा ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए पता लग जाए। अभी भी मेरे बहुत सारे जो वीडियो देखते हैं, करीब 70% वो अनसब्सक्राइब होते हैं, सब्सक्राइब 30% ही देख रहे हैं। तो इसमें ज़रा विस्तार किए जाने की ज़रूरत है, जिसमें आप लोगों की मदद चाहता हूँ। विद्रोही7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 मैं इंस्टाग्राम पर हूँ, और विजय विद्रोही पेज है मेरा, विजय विद्रोही नाम से फेसबुक पर। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।